नमस्कार दोस्तों। मैं सव्यसाची त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आईआईटी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थियरी। ठीक है, एक बेसिक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, मैथ्स में लगभग लगभग सब कुछ ही कॉन्सेप्चुअल है। सेट थियरी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम डेटा के फॉर्म में देखते हैं। तो डेटा के एनालिसिस का जो एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है वो होता है सेट। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस लगेंगे इसमें कंप्लीट करने में। ठीक है, तो मैं जैसे कि हर उसमें बोलता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग भी है कि जब भी आप फंक्शंस की बात करते हो, किसी भी टाइप के फंक्शन की बात करते हो, तो मैं पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप उसको अलजेब्रिकली ना सोचो, आप उसको ग्राफिकली सोचो। ग्राफिकली सोचने से आपकी क्वेश्चन ज़्यादा फास्ट और इजी सॉल्व होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप ग्राफिकली सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप अल्जेब्रिकली सॉल्व कर लो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसको आप अल्जेब्रिकली नहीं सॉल्व कर पाओगे, ग्राफिकली सॉल्व करोगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड जो होता है हमेशा शॉर्टकट होता है। एटलीस्ट ग्राफ में आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना भी निकले तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या फिर ये इमेजिनरी होगा या रियल नंबर होगा। जो चीज़ आप अल्जेब्रिकली करोगे तो आपको कैलकुलेट करके समझ में आएगा। तो वैसे ही मैं डेटा के बारे में बोलूंगा कि जब भी आप डेटा की बात करो तो आप उसको फिगर्स में मत देखो, आप उसको हमेशा सेट में देखो। सेट पढ़ने के बाद, खत्म होने के बाद जब भी डेटा की बारी आती है, आप हमेशा उसको सेट की तरह देखो कि वेन डायग्राम में सोचो कि वेन डायग्राम में क्या होगा। तो आपको इमेजिनेशन ईजी हो जाएगी, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। एनालिसिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वेन डायग्राम, स्पेशली जब आप 2-3 टाइप के डेटा होते हैं जिसमें आपस में ओवरलैप होता है। ओवरलैप होने पे वेन डायग्राम और सेट थ्योरी आपके बहुत काम आने वाली है। आज भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पे डेटा की जरूरत पड़ती है, मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि इसमें से सुपर सेट कौन सा है, सबसेट कौन सा होगा। ठीक है, इसमें मैं ये देखता हूँ कि भाई इन दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है। तो वो सोचने का तरीका है जिससे आपकी एनालिसिस ईजी हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट सेट बेसिकली होता क्या है? सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दो बातें हैं, सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन का बेसिस क्या होता है? एक रूल होता है, दैट आर बेस्ड ऑन अ रूल। कलेक्शन का कुछ बेसिस होगा, वो बेसिस एक रूल होता है, इसको हम सेट बोलते हैं। इसमें जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रूल है। क्या बात है यार, नए नए मेरे चल नहीं रहा है, पेन ये भी नहीं चल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। तो जो रूल होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलता हूं, एक सेट लेता हूं, इस सेट में मैं 12 के फैक्टर्स लेता हूं, तो क्या क्या फैक्टर आएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ सेट collection of data and defined by a rule. What is the rule? Rule is factor of 12. ओके, सेट में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नोशंस। बेसिकली क्या होता है, नोशंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग आपको नोशन का नहीं पता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। कई बार ऐसा सेट में क्वेश्चन भी आता है कि आप क्वेश्चन देखोगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि सेट के नोशंस बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो नोशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सेट हम बेसिकली दो तरीके से दिखाते हैं। एक जो तरीका होता है उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड या फिर टैबुलर फॉर्म, टैबुलर मेथड। ठीक है, इसमें क्या, इस मेथड में क्या खासियत है? इस मेथड में हम बेसिकली किसी भी सेट को, हम जैसे सेट ए है तो हम इसको मिडिल ब्रैकेट से दिखाते हैं और हर एक एलिमेंट को हम अलग अलग लिखते हैं। जैसे पहले लिखा था 1 2 3 4 6 12, ये मेरा लिस्टिंग मेथड है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को अलग अलग दिखाते हैं और इसमें जो मेरा ब्रैकेट यूज होता है वो मेरा ये मीडियम ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, ना तो बिगर ब्रैकेट यूज होता है ना तो स्मॉलर ब्रैकेट यूज होता है, मीडियम ब्रैकेट यूज होता है। तो दिस इज लिस्टिंग मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो मेरा है सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम बोलते हैं
सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, और रूल मेथड। मैंने इस वाले में रूल नहीं डिफाइन किया, मैंने डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख दिए। इस मेथड में हम रूल डिफाइन करते हैं और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए के बारे में लिखूंगा तो ए इज बेसिकली मीडियम ब्रैकेट यूज करेंगे, एक्स हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, एक्स की वैल्यू ये सारी है, हम एक मीडियम डिफाइन करेंगे सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, या फिर यूं कह दूं कि पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12। तो मैंने यहां पे रूल डिफाइन कर दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो एक तो मेरा मेथड ये है कि a इज x, x इज सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 12, पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12। और दूसरा मेथड ये है जो मेरा लिस्टिंग मेथड होता है कि मैंने सब कुछ लिस्ट आउट कर दिया। इस मेथड की अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, क्योंकि अगर सेट बहुत ही बड़ा हुआ तो मैं उतने सारे एलिमेंट्स मुझे दिखाने पड़ेंगे। इसमें क्या है कि मैं रूल डिफाइन करता हूं तो मैं एक लाइन, ज़्यादा 2 लाइन में मैं सब कुछ डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो यूजली आपको क्वेश्चंस में ज़्यादातर इस टाइप के आपको वो मिलेंगे जिसमें रूल डिफाइंड होगा, रूल मेथड मिलेगा, ठीक है। कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब होता है, इंप्लाइज दैट, ये जो ई है, एप्सिलॉन भी बोलते हैं फिजिक्स में, इस ई का क्या मतलब होता है, मैथमेटिकल फॉर्म में एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ होता है बेसिकली, एलिमेंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलता हूं एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल को हम आर से डिफाइन करते हैं, तो यहां पे ये सिंबल यूज होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए पूरी तरह से बी में बी के अंदर आ सकता है, पूरी तरह से बी के अंदर आ सकता है। अगर मैं फॉर्म में दिखाऊं तो ये अगर ए है तो ये बी है, तो दिस इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तीसरा implies, that implies both side, means अगर x is implying y तो y is also implying x। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट बोलता हूं कि सेट A इज इक्वल टू एक्स, सॉरी A कॉमा B सच दैट A एंड B आर ब्रदर्स, तो अगर मैं ये बोलता हूं कि A इज ब्रदर ऑफ B तो मैं साथ में ये भी इंप्लाई कर रहा हूं B इज ब्रदर ऑफ A। तो ये दोनों साइड वाला जो इंप्लाइज दैट होता है ना, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, दोनों साइड इंप्लाई करता है ये, ठीक है। फिर है सच दैट, इसको हम कभी ऐसे दिखाते हैं, कभी हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब सिंगल खड़ी पाई, खड़ी पाई जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स इज ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट, ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। उसके बाद मैं रूल डिफाइन कर दूंगा, जो भी रूल है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन करता हूं, तो इसका या इसका दोनों का मतलब होता है सच दैट, सच दैट। फिर आता है इफ, इफ डबल एफ नॉट सिंगल एफ, डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ। इसका जब यूज होगा तो आपको इसका क्लियर कट मतलब समझ में आएगा। फिर है कुछ सेट्स का प्री डिफाइंड सेट्स हैं, जैसे
बेटा इसमें कुछ भी नोट करना होगा तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको प्रॉपर्ली नोट कर लेना। जैसे आई, आईज क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। कभी हम आई से दिखाते हैं, कभी जेड से भी दिखाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। दूसरा आर, आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फिर क्या है? सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर है क्यू, क्यू से क्या डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। एन से क्या डिफाइन होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये मेरा ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो गया। एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कहीं कहीं पे हम आई पॉजिटिव लिखते हैं या आई नेगेटिव लिखते हैं। आई पॉजिटिव आई नेगेटिव का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला कि जिस नंबर को पी और पी बाई क्यू के फॉर्म में हम डिफाइन कर पाते हैं। ये रटने वाली बात हुई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल में बता देता हूं। जिस नंबर को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में मैं डिफाइन कर सकता हूं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है, रेशनल नंबर के पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है, पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन करने का मतलब क्या है। देखो, मैं किसी भी डिवीजन जब करता हूं ना पी बाई क्यू, जैसे मैं 10/3 करता हूं या 10/2 करता हूं, तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? इसके रिजल्ट 3-4 तरीके से आते हैं। पी बाई क्यू के रिजल्ट 3-4 तरीके से आते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों ही मेरा इंटीजर्स है। तो इसके रिजल्ट 4 तरीके से आते हैं। एक तो मेरा आ सकता है इंटीजर, जब क्यू पी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। दूसरा आ सकता है डेसिमल, जब पी क्यू को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, यानी क्यू इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी। डेसिमल में फिर 2-3 पार्ट हो गए। एक होता है डेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज 21 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5.25 आएगा। तो ये डेफिनेट टाइप का मेरा डेसिमल हो गया, जहां पे मेरी एक पॉइंट पे जाके ये पूरी तरह से डिवाइड होकर फिनिश हो गया। ये डेफिनेट हो गया। फिर होता है एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 21 को मैं अगर सपोज 21 नहीं लेता हूं, मैं 2/3 ले लेता हूं। 2/3 क्या होगा? 0.66666 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी डिवीजन खत्म ही नहीं होगा। इसको मैं इनडेफिनेट कर दूंगा। इनडेफिनेट में फिर 2 पार्ट होते हैं, एक जिसपे पैटर्न फिक्स होता है और एक नॉन पैटर्न वाला होता है। ठीक है। पैटर्न फिक्स होने का क्या मतलब होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद मेरा डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वापस फिर से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ही देखें तो 0 पॉइंट के बाद 66666 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं पैटर्न बोलूंगा। ठीक है। हो सकता है आप अगर 20/7 करो तो कितना आएगा मेरा? 14 56 40 35 50 फिर 60 मैंने 20/7 किया, ये मेरा पैटर्न है। उसके बाद फिर से मेरा ये रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है। अब आप इसको देखोगे
5 डिजिट के बाद ये मेरा ऑलमोस्ट 6 डिजिट के बाद 6 डिजिट का मेरा पैटर्न रिपीटिशन है। ये तो मेरा पॉइंट इधर आ गया। बट पॉइंट ये है कि मेरा एक सर्टेन नंबर्स के बाद, सर्टेन प्लेसेस के बाद मेरा जो है पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। पैटर्न जब रिपीट हो रहा होता है तो मैं इसको P बाई क्यू में कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको मुझे पता ही नहीं कि भाई 20/7 था, ये एक मेरा नंबर था P, तो मैं जितने के बाद मेरा पैटर्न रिपीट हो रहा है, 6 डिजिट के बाद हो रहा है मेरा, मैं इसको P मानता हूं, तो मैं 2 3 5, मैं 5 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूं P इंटू 10⁵, तो मेरा 285714 हो गया। पॉइंट फिर से 285714 हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें से जब ये माइनस करूंगा ना, P इंटू 10⁵ माइनस P करूंगा, तो ये समथिंग कुछ 99,999 P आएगा। और यहाँ पे मेरा डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है ना, सब खत्म हो जाएंगे। बचेगा मेरा 285714 में से आपने 0.20 और इसमें से 2 माइनस कर दो, तो ये मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आएगा। अब मैं इसको P निकालना चाहूँ तो मैं इसको आराम से 285,712.2 अपॉन 99,999 कर सकता हूँ। एक 2 को और ले लेता हूँ और एक 0 बढ़ा देता हूँ, तो मैं इसको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा पैटर्न डिफाइंड है, पैटर्न नहीं डिफाइन होने पे ये प्रॉब्लम होती है कि हम उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। पैटर्न डिफाइंड है तो मेरे पास तरीका होता है कि मैं वापस P को रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 इंटीजर्स के। ठीक है, और बहुत ही लॉजिकल तरीके से कर सकता हूँ। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे पैटर्न फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 हम बोलते हैं, बट इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये समथिंग 3.14 डॉट 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 जो आता है, 300 डिजिट तक लोगों ने कैलकुलेट किया, 400 डिजिट तक कैलकुलेट किया, इसका रिपीटिशन आता ही नहीं है। तो ये पैटर्न ऐसे होता है कि भाई एक कभी भी कोई भी डिजिट आ जाता है, तो इसको मैं वापस P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी कि इसको अगर मैं वापस कन्वर्ट करूँ तो एग्जैक्टली 22/7 नहीं आएगा। तो इस वजह से कहते हैं कि जो नॉन रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं जो भी ये डेसिमल में नंबर आएगा उसको जब मैं वापस कन्वर्ट करूँगा तो अप्रॉक्सीमेशन करके मैं 22/7 पे भले ही पहुंच जाऊं, पर एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। तो बेसिकली सिर्फ ये वाला नॉन पैटर्न जो डेसिमल्स होते हैं, ये होते हैं मेरे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नहीं होते हैं, लॉजिकल नहीं होते हैं। इन नंबर्स को तुम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्रैक्शन में, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है नॉन पैटर्न। पैटर्न वाले डेसिमल को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, डेफिनेट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां इंटीजर आ रहा है उसमें तो सोचना ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये सारे मेरे रेशनल हैं, ये सारे मेरे रेशनल नंबर है। इरेशनल कौन सा है? जिसका डेसिमल के बाद पैटर्न फिक्स नहीं है। तो जो डेफिनेशन थी ना कि जिस नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो एक डेसिमल है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जहां पे भी मेरा डेसिमल में पैटर्न फिक्स नहीं होता है उसको हम वापस फ्रैक्शन में, एक डेफिनेट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम की वजह से इसको हम नॉन रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मेरा Q जो है, हम इसको यूजली रेशनल नंबर को Q से दिखाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई इसको P बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल q यूज करते हैं, स्मॉल p यूज करते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने एक डेफिनेशन था। बहुत सारे बच्चों को रेशनल नंबर नॉन रेशनल नंबर में कंफ्यूजन होता है। आप ये समझ लो कि जो डेसिमल जिनका कोई पैटर्न नहीं फिक्स होता है ना, उनको हम नॉन रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। बाकी सारे मेरे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने सेट में कुछ कुछ सिंबल्स का मतलब देख लिया और आते हैं टाइप ऑफ सेट पे। सेट में जो एक चीज मुझे सबसे भी ज्यादा बोरिंग कह लो या यूं कह लो कि थोड़ा सा मजा नहीं आता है पढ़ाने में भी, वो समझ लो कि इसके छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं जो थोड़ा से पकाऊ टाइप के हैं, है ना। वो आप सेल्फ भी पढ़ लेना, किसी भी बुक में आप देखोगे सेम डेफिनेशन मिलेगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें
ऐसे एक्सपेक्टेड है कि यू आर सपोज टू नो। आई मीन डायरेक्टली क्वेश्चंस में ऑप्शंस में लिखा होगा और आपको उसका डेफिनेशन नहीं पता है, तो आप जज नहीं कर पाओगे, आप अपना अपना आंसर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? नल सेट। नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। उसको हम बेसिकली 5 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is greater than 2 and x is even prime नंबर। कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जो 2 से बड़ा भी हो और इवन प्राइम नंबर हो। दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2 है, वो है 2। तो 2 से बड़े की केस में कोई ऐसा नंबर ही नहीं आएगा। तो बेसिकली S इज अ नल सेट, जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। सिंगलेटन सेट क्या होता है भाई? जिसमें मेरा एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलेटन सेट बोलेंगे, ठीक है। ये सारे मेरे बेसिक डेफिनेशंस हैं। सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ऐसे सेट को हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं, यानी कि सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे फाइनाइट होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसा सेट जिसमें x इज सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 12, तो मेरे पास पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12, तो मेरे पास डेफिनेट है नंबर्स, तो वो मेरे फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट में एक डेफिनेशन आ जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। बेसिकली फाइनाइट सेट में चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे लिमिटेड हैं, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर सेट ए है तो n ब्रैकेट में a का मतलब होता है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ ए, n ऑफ आई मीन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं। फिर होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जो मेरे जिनमें सेट में नंबर्स मेरे इनफाइनाइट होते हैं, सेट में इतने एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल रियल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, तो मैं उसको इनफाइनाइट सेट बोलता हूँ। इनफाइनाइट सेट में मेरा कोई कार्डिनल नंबर नहीं होता है। कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर वैसे भी कैसे होगा? ये तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है, दो सेट इक्विवेलेंट तब बोले जाते हैं जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। दूसरा है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं होते हैं, एलिमेंट्स इटसेल्फ भी सेम होते हैं, तो मैं उसको ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूं। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों दो अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज मत होना। कभी एग्जाम में अगर आ गया इक्विवेलेंट सेट, आपने इक्वल सेट समझ के कर दिया, ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि जिसके मेरे कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, दो सेट ऐसे हो जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो। और इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम हो, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, सिर्फ नंबर ही सेम नहीं है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, अगर मैं किसी सेट को डिफाइन करता हूं तो जो उसका बड़ा वाला भाई होता है ना, जिसको हम डैडी बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि इंडिया में एजुकेटेड वुमेन्स का एक सेट बनाते हैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए इज मिडिल ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स इज ऑल एजुकेटेड वुमेन ऑफ इंडिया। तो इन दैट केस जो बाकी की टोटल सारी वुमेन्स का जो एक सेट होगा ना, वो इसका यूनिवर्सल बन जाएगा, ठीक है। ए इज एक्स सच दैट एक्स इज
कुछ और डिफाइन करते हैं। एक्स इज नंबर ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। इन इंडिया, ठीक है। तो मैं ऐसे इंडियंस की बात कर रहा हूं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से देखा जाए तो ये वैसे तो फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम उनको काउंट कर सकते हैं, जो भी होंगे जिनको इंग्लिश समझ में आती है। लेकिन ए का यूनिवर्सल क्या हो सकता है? टोटल पॉपुलेशन। बी हो सकता है, आई मीन सेट बी को मैं इसका ए का यूनिवर्सल लिख सकता हूं। यूनिवर्सल को हम बेसिकली नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, यूनिवर्सल को हम यू से दिखाते हैं। ए के लिए यूनिवर्सल क्या हो सकता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हो सकती है ना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड नहीं हो सकता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है। तो ए का यूनिवर्सल क्या हुआ? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल सेट वो बड़ा वाला सेट होता है ना, जिसमें से हम छोटे वाले सेट को खींच के निकाल रहे होते हैं, समझिए बात। तो अब जैसे मैंने बोला कि ऑल आई मीन एजुकेटेड वुमेन ऑफ इंडिया, अगर मैं ऐसा कोई सेट बनाऊं तो जो ऑल वुमेन ऑफ इंडिया होगा वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं। पावर ऑफ सेट क्या होता है? किसी भी सेट में से जितने मैं सबसेट बना सकता हूं उसको उसका पावर ऑफ सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a इज इक्वल टू मैं डिफाइन करता हूं 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसे पहला तो नल सेट एक सबसेट बन ही सकता है, नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है। फिर मैं एक एलिमेंट वाला बना सकता हूं, दो एलिमेंट, एक एलिमेंट वाले मेरे 3 सेट बन गए। फिर मैं दो एलिमेंट का कॉम्बो बना सकता हूं, 1, 2, 2, 3, 3, 1। फिर मैं एक सेट बना सकता हूं 1, 2, 3, जिसमें मेरे सारे आ गए। तो ये मेरे जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ये इसका पावर ऑफ ए है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर ऑफ ए क्या होगा? 8 आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। कम यूज होता है, खासकर आईआईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही कम यूज होता है। फिर भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, हो सकता है किसी क्वेश्चन की आई मीन जो कंडीशंस है उसमें डिफाइन करते समय पावर ऑफ सेट दे दिया हो। पावर ऑफ सेट कुछ नहीं, बस एक तरह से मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना बड़ा सेट होगा। जितना बड़ा इस सेट होगा ना ओरिजिनल वाला, उतना ज़्यादा इसके सबसेट बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली पावर ऑफ सेट ये बता रहा होता है कि भाई आपके सेट की औकात कितनी है ना। इसको हम पावर ऑफ सेट बोलते हैं। सबसेट क्या होता है भाई? तब से मैं सबसेट सबसेट बोल रहा हूँ। सबसेट होता क्या है? सबसेट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सेट का जो एक रेंज है, मतलब एक डोमेन है, डोमेन पार्ट है, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से जो मतलब सबसेट वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट ए के को बिलोंग करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ए के सारे एलिमेंट बी को ही बिलोंग करें, ऐसा नहीं है। बी इज बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? बी इज सॉरी ये यू से डिफाइन करते हैं। बी सबसेट ऑफ ए इफ बी के सारे एलिमेंट आई मीन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी means implies that x is element of A, then B is called subset of A। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x is element of A also implies that x is element of B। इसका मतलब ये नहीं है। इस वाले केस में इसको सबसेट बोलेंगे। इस वाले केस में सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि B बहुत बड़ा सेट हो, B A से भी बड़ा सेट हो, है ना। तो x इज एलिमेंट ऑफ ए होने का, ए में बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो बी में होंगे ही नहीं। तो बी सबसेट तभी होगा जब मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दूसरे कंडीशन में हम कह नहीं सकते। फिर आते हैं
तो ऐसे जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं ना, वो आप किसी भी बुक से आप रेफर कर सकते हो। बहुत बड़ा रेंज नहीं है इसका, छोटा सा रेंज है। जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं उनको आप एक बार को रीड मार जाओ, याद करने जैसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप इसका बार बार एप्लीकेशन मिलता रहेगा, तो आपको वैसे ही याद हो जाना है ये सब। आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन यूलर डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। शॉर्टकट में हम इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है, बेसिकली जो डाटा होता है ना, कोई भी डाटा हो, हर तरफ हम डाटा में ही बात कर रहे होते हैं। अभी पहलगाम अटैक हुआ है, अब इसके ऊपर डाटा की अब सीज फायर हो गया, अब चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन अब डाटा आएगा। डाटा क्या आएगा कि भाई इंडिया को कितना खर्चा हुआ है ना, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने डैमेज किया, वो एक डाटा हो गया। हमारा जो खर्चा हुआ वो एक डाटा हुआ, हमारे जो डैमेजेस हुए वो एक डाटा हुआ, पाकिस्तान का जो खर्चा हुआ वो एक डाटा हुआ। तो ये सारे डेटा आएंगे। जहाँ भी डेटा आते हैं, जहाँ भी डाटा बहुत ही लार्ज नंबर में होता है, वहाँ पे हमको सेट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, यानी कि हमको एनालाइज करना आसान हो जाता है। सेट बेसिकली क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम हम किसी भी डाटा को सर्कल और रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाते हैं और इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल, यूजली जो रेक्टेंगल होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, और सर्कल होता है मेरा मेन सेट। जैसे कि मैं इस सर्कल से दिखा रहा हूं सेट ए को, तो सेट ए का ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सेट ए को मैं सर्कल से दिखाता हूं या बी को मैं सर्कल से दिखाता हूं, तो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है एनालिसिस में। एनालिसिस से काफ़ी हद तक बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। वेन डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस फिर आते हैं, जैसे कि यूनियन। यूनियन क्या होता है, दो सेट के लिए डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं भाई, ये सर्कल है मेरा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो जो ए यूनियन बी है वो सारे एलिमेंट्स हो गए, ए के भी बी के भी। इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है कि मैं ए यूनियन बी का मतलब ए प्लस बी नहीं लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ए प्लस बी में ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, तो ए में भी वो आएगा, बी में भी आएगा, यानी कि दो बार आ जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब ए प्लस बी नहीं होता है, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट्स मेरे एक एक बार ही आते हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ये जो है ना एरिया, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। तो इसमें सारे एलिमेंट मेरे एक एक बार आए, तो मैं ए प्लस बी को एग्जैक्टली ए यूनियन बी नहीं लिख सकता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, वो सेट या वो एलिमेंट जो ए और बी में के बीच में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं ये देखूं तो ये ए और बी दोनों में कॉमन है, ये पार्ट जो है ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो मैं इसको ए कैप बी बोलता हूँ, ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं हम लोग इसको। अब अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहूं तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम कैप से दिखाते हैं, उल्टा कैप, उल्टा कैप। यूनियन को हम यू से दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को हम उल्टे कैप से दिखाते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी में क्या हुआ, ए में ये पार्ट एक बार आ गया, बी में ये पार्ट फिर से एक बार आ गया, यानी कि दो बार आ गया। मैं एक बार इस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूंगा तो मेरा ए यूनियन बी बन जाएगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भाई, डिसजॉइंट सेट ये होता है जिसमें ए और बी में कोई ओवरलैप नहीं होता है। मींस ए अलग जा रहा है, बी अलग जा रहा है, ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। मींस ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली अ नल सेट, देयर इज नो एलिमेंट,
डिसजॉइंट सेट हो गया। फिर डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है भाई? डिफरेंस यानी कि a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी में क्या होता है? ये मेरा सेट a है, ये मेरा सेट b है। a माइनस बी क्या होता है? a के वो सारे एलिमेंट जो b में बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट। b को हम पूरी तरह से हटा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि a में से a कैप b को हटा देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। मीन्स a माइनस a कैप b, दैट इज कॉल्ड a माइनस बी। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्यों? ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट सेट हो गए। a माइनस बी में ये आ गया, b माइनस ए में b के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a में नहीं है, यानी कि ये आ गया। यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए में देखा है तो कोई ओवरलैप ही नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग सेट है, डिसजॉइंट सेट है। a माइनस बी और b माइनस ए डिसजॉइंट सेट है। आप a माइनस बी को इक्वल टू माइनस करके b माइनस ए नहीं लिख सकते, ये सेट है, ये मेरा अलजेब्रा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है भाई? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम दिखाते हैं ए ट्रायंगल बी से, और इसमें क्या होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन सेट होगा उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है यूनियन कर दे b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, इसको मैं बोलता हूं सिमेट्रिक सेट। दूसरे तरीके से देखें, वेन डायग्राम के तरीके से देखें तो a यूनियन b माइनस a कैप b, a यूनियन b में से मैं ये बीच का पार्ट जो मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, a इंटरसेक्शन b को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा बन जाएगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ट्रायंगल से दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम दिखाते हैं ए डैश से। ए डैश का मतलब क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सेट की रिश्तेदारी जो होती है ना यूनिवर्सल सेट से होती है। मैं एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें से एक छोटा सा सेट डिफाइन कर दिया, भैया ए है ये, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जो यूनिवर्सल में बच गया, ए को हटा दें तो यूनिवर्सल में जो बच गया वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मीन्स इसको मैं कह सकता हूं यू माइनस ए। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट, ए स्टैंड्स फॉर डिफाइंड सेट, आई मीन एक सेट डिफाइन किया ए। तो यूनिवर्सल में से जब मैं ए को माइनस कर देता हूं तो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट्री बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो जो फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेट ए हो गया, और जो पूरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हो गए वो उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट्री देखूं तो वो स्टूडेंट्स आ गए जिनको फुटबॉल खेलना नहीं आता, है ना। यानी कि पूरी क्लास में वो स्टूडेंट जिनको फुटबॉल खेलना नहीं आता वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी ऐसी कोई डेफिनेशंस आता है तो आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल सोचने पर आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, यही तुम्हारी रीजनिंग है कि तुम उस चीज़ को कैसे दिमाग में सेट करते हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए। यार ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें डेफिनेशंस बहुत है, लॉजिक भी है और रीजनिंग भी है, लेकिन डेफिनेशंस बहुत है। छोटे छोटे डेफिनेशंस याद करने जैसा नहीं है, एक बार पढ़ोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें मेमोराइज भी होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, अब हमने जो अभी डिफाइन किया था ना कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर क्या था? बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। मैं दो सेट के केस में अगर देखता हूं, भैया ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, तो मैं कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी लिखना चाहूं तो क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए
प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए कैप बी। मैं इंटरसेक्शन को कैप भी यूज़ करता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। इंटरसेक्शन साइन को हम कैप वर्ड भी यूज़ करते हैं, ए कैप बी, बोलना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए में ए के सारे एलिमेंट आ गए, इसमें बी के सारे एलिमेंट आ गए, यानी कि जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये 2 बार आ गया, तो एक बार हम इसको माइनस कर देते हैं तो मेरा एक यूनियन बी आ जाता है। ठीक है, एन ए यूनियन बी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी है तो इट इम्प्लाइज बोथ साइड। ये सिंबल याद है, बताया था, इम्प्लाइज बोथ साइड। क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ए और बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ए और बी ऐसे हैं भाई, दोनों अलग अलग खड़े हैं, अपने अपने अस्तित्व में, अपने अपने जो है खुददारी के साथ खड़े हैं, प्राउड के साथ खड़े हैं, तो ये मेरा ए कैप बी मेरा 0 हो जाता है इन दैट केस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए कैप बी इज इक्वल टू 0 और ए और बी डिसजॉइंट सेट है, और इसी का मतलब ये होता है ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट है तो मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी कि इंप्लाइज बोथ साइड है। समझिए बात, ये इंप्लाइज बोथ साइड है। फिर आते हैं ऐसे ही छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं और आप किसी भी बुक में रेफर कर सकते हो। डेफिनेशन क्या है, ज्यादातर चीजें देखा जाए तो रीजनिंग है, इसमें से कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है ये सब कि इसको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका लॉजिक समझने की जरूरत है। एक बार आप लॉजिक समझोगे, मे भी कुछ दिन के बाद भूल जाओगे, जब सेकंड टाइम सोचोगे ना तो आप वैसे ही सोचोगे जैसे अभी समझे हो, अपने आपको समझ में आए। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बहुत आसान है। तो आप इस चीज़ को जब भी आपके सामने आएगा भाई ए यूनियन बी क्या होगा, तो ऑब्वियसली ए प्लस बी माइनस ए कैप बी, वो आप एक बार समझे हुए हो ना तो वैसे ही सोचोगे आप। तो इसमें ऐसा कुछ मेमोराइज करने जैसा कुछ भी नहीं है। अलजेब्रिक लॉज बताते हैं। पहला लॉ क्या है भाई पहला लॉ ये है कि ए यूनियन ए को हम ए ही बोलते हैं, ए के साथ यूनियन क्या होगा, ए आएगा। दूसरा लॉ क्या है, ए कैप ए क्या होगा, वो भी ए होगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कंप्लीट ए आएगा, कोई डाउट। ए यूनियन नल सेट क्या होगा, ए होगा। ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा, नल सेट होगा। ए और नल सेट में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए आएगा। अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल सेट में से एक अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ए बेसिकली सबसेट हो गया ना यूनिवर्सल सेट का, तो इसका इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा मेरा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, भाई यूनियन बना रहे हो, यूनिवर्सल सेट के ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी यूनिवर्सल में है, तो मुझे ए से किसी सलाह मशवरे की ज़रूरत है नहीं, मैं कंप्लीट यूनिवर्सल सेट अपना आइडेंटिटी के साथ मैं एज इट इज़ खड़ा हो जाऊँगा। ए कैप नल सेट क्या हुआ, बेसिकली नल सेट हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए और नल सेट में इंटरसेक्शन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं को तो हम नल सेट बोलते हैं ना, तो कुछ भी नहीं हुआ तो उसको नल सेट बोलेंगे। ए यूनियन नल सेट क्या होगा, भाई ए में नल सेट के एलिमेंट ऐड कर दो, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये नल सेट के एलिमेंट ऐड कर दो, तो ए में जब नल सेट का एलिमेंट ऐड करूँगा तो ए का ए ही रहेगा, इसीलिए तो नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए क्या हुआ, भाई ए और ए में ओवरलैप क्या है, ए और ए में 100% ओवरलैप है, दैट इज कॉल्ड ए। ए यूनियन ए क्या है, ए में सारे एलिमेंट ए के ऐड कर दें, तो ए के एलिमेंट ऑलरेडी ए में है, तो ए यूनियन ए वापस ए आ जाएगा। इसमें भी कोई कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है, बहुत ही आसान लॉजिक है, बस ये डिफाइन करने का तरीका है। भाई कभी ऐसा आ जाए ना, सामने आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना।
फिर आता है ए यूनियन बी को क्या मैं बी यूनियन ए लिख सकता हूं? ए बी, ए यूनियन बी जो है बेसिकली ये सारे एलिमेंट हो गए, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई डिफरेंस नहीं है, वही होगा बी प्लस ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ए कैप बी को भी क्या मैं बी कैप ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, बी और ए में कॉमन एलिमेंट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो अंडरस्टूड है। ये सारे अंडरस्टूड टाइप के लॉ हैं, मतलब इसको लॉ बना रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल में कॉमन सेंस से ही अंडरस्टूड है कि ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे जहाँ पे टर्न आएगा ना, तो अपने आप आपको फिर वहां पे आपकी रीजनिंग लगेगी। देखो टर्न वाले पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं, जैसे मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करना चाहूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में कर दूं और टोटल यूनियन सी कर दूं? ऐसा कर सकते हैं, यानी बी यूनियन सी पहले निकालूं और उसको ए के साथ यूनियन करूं, या फिर ए का बी के साथ यूनियन करूं फिर सी के साथ यूनियन करूं, तो ये क्या दोनों इक्वल होंगे? देखते हैं। ए बी सी, मैंने ऐसा सेट लिया ए बी सी जिन्हों तीनों में ही आपस में मिक्सिंग है, ठीक है। मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। तो मैं जब बी यूनियन सी करूँगा तो मैं ये बेसिकली ये पूरा का पूरा पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है, ये पूरा पार्ट ले लिया बी यूनियन सी, और इसके साथ जब ए का यूनियन करता हूँ तो ये पूरा का पूरा सारे सर्कल्स आ गए, यानी ये भी पार्ट आ गया। अब यही चीज ए यूनियन बी पहले करूंगा, यानी कि ये पार्ट मैंने ले लिया, और उसको जब मैं सी के साथ यूनियन करूंगा तो ये पार्ट और ऐड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करूं ब्रैकेट में, या ए यूनियन बी को एक जगह करूं, सी को बाद में मैं यूनियन करूं, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम चीज इंटरसेक्शन में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखूं और ए इंटरसेक्शन बी को पहले कर लूं, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ? बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया, और ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, ये ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से करूंगा तो ये बीच वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब यही चीज मैं ए इंटरसेक्शन बी कर लूं तो मेरा ये वाला पार्ट आ गया, और इसको जब मैं सी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो ये बीच का ट्रेंगुलर पार्ट आ जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी सी और ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब एक थोड़ा सा अभी ये सब तो लॉज बहुत आसान थे, अब थोड़ा सा ट्रिकी वाले लॉ में आते हैं। इन सब लॉज में कुछ खास था नहीं, ओनली थिंग इज कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार सेट थ्योरी पढ़ रहे हो तो ये छोटे छोटे लॉज को ना आप वेन डायग्राम के फॉर्म्स में जब देख रहे होते हो तो आपको वेन डायग्राम पे आपका होल्ड इंप्रूव हो रहा होता है, आप चीज़ों को इमेजिनेशन में सॉल्व कर रहे होते हो कहीं ना कहीं दिमाग में, तो सेट थियरी को लेकर जो एक रीजनिंग वाला पार्ट है आपका डेवलप होता है। तो ये छोटे छोटे लॉज वैसे तो देखा जाए अंडरस्टूड है, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? आप कह सकते हो कि सर इसमें कौन सी बताने वाली बात है। पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा ना, वो जब इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में जब चीज़ों को देखेगा तो उसका वेन डायग्राम पे ग्रिप डेवलप होगी। तो जब भी ऐसा कोई लॉ आया, उसको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो वेन डायग्राम के फॉर्म में सोच सकता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, ए यूनियन बी कैप सी, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी एक जगह इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। यानी कि इसका ब्रैकेट बिल्कुल वैसे ही खुलता है जैसे कि मेरा ए इंटू बी प्लस सी का ब्रैकेट खुलता था,
कैसे होता था, ए का पहले बी में मल्टीप्लीकेशन प्लस ए का फिर सी में मल्टीप्लीकेशन, दोनों को सम कर दिया, ठीक है। तो बीच में सम वाला पार्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और ए का मल्टीप्लीकेशन बी में, ए का मल्टीप्लीकेशन सी में। बिल्कुल ऐसे ही जब एक यूनियन हो, एक कैप हो, एक यूनियन हो, एक इंटरसेक्शन हो, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, दोनों का इंटरसेक्शन। इस चीज़ को हम वेन डायग्राम में देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सॉरी, ए यूनियन बी कैप सी में क्या होगा, ए यूनियन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी कैप सी तो मेरा ये हो गया, ठीक है। और ए का यूनियन बी कैप सी के साथ, यानी कि ए का यूनियन, यानी कि मैं ए के एलिमेंट्स और ऐड कर दूं इसमें, तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो आया ना, इसको मैं ब्लू हाइलाइटर से दिखाता हूं, ये जो पार्ट आया ये मेरा है ए यूनियन बी कैप सी। अब इसको देखते हैं ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी में मेरा ये सारा पार्ट आ गया, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूं, ये ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन सी क्या हो गया, ये मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। और इन दोनों में जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, इंटरसेक्शन कर रहा हूं, कॉमन एलिमेंट निकालना है, ये एलिमेंट सिर्फ ए यूनियन सी में है और ये एलिमेंट सिर्फ बी में है, आई मीन ए यूनियन बी में, तो ये दोनों पार्ट हट जाएंगे, बचेगा क्या, यही वाला पार्ट बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला लॉ क्या हो गया, अच्छा यही चीज हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं, फिर देखते हैं कि ब्रैकेट कैसे खुलेगा, बिल्कुल वैसे खुलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को एक तरफ कर लो, ए इंटरसेक्शन सी को एक तरफ कर लो, बीच में यूनियन लगा दो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जब ब्रैकेट अंदर जाएगा तो यूनियन तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ, बिल्कुल जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। प्रूफ कैसे होगा वेन डायग्राम में, वो आप इसको खुद अपनी रीजनिंग से देखो, ए बी सी का डायग्राम बनाओ, फिर ए कैप बी निकालो, ए कैप सी निकालो, उनका यूनियन बनाओ, आप खुद प्रूव करके देखो, आपका इससे इमेजिनेशन शार्प होता जाएगा। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेट थ्योरी में, हम उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, बेसिकली 4 फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, उन चारों फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ और एक बार समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला बेसिकली आई मीन प्रूफ कैसे हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सेकंड है मेरा ए कैप बी का, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री निकालना चाहूं तो वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये आता है। मेरा थर्ड इक्वेशन क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी कैप बी माइनस सी, ठीक है। एंड फोर्थ है ए माइनस बी कैप सी। कैप का मतलब इंटरसेक्शन से है, मैं इंटरसेक्शन वर्ड कम यूज करता हूं, मैं कैप यूज करता हूं। ए माइनस बी कैप सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, ठीक है। ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ है।
लॉ है बेसिकली, चार फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले का हम डेरिवेशन देख लेते हैं एक के बाद एक कैसे होता है। हम सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया सपोज, ठीक है, इसमें मैंने ए बी दो सेट लिए, या फिर थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें मैंने दो सेट लिए, दोनों का ओवरलैप दिखा दिया, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला। अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बोलूंगा तो मैं इसको नंबर दे देता हूं ताकि समझने में आसान हो। मैं इस वाले पार्ट को फर्स्ट नंबर करता हूं, इसको सेकंड करता हूं, इसको थर्ड करता हूं, और जो बच गया यूनिवर्सल सेट में उसको मैं 4 नंबर करता हूं। तो मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी क्या है, 1 + 2 + 3, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 1 + 2 + 3 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, यूनियन में से अगर हम इसको हटा दें तो बच गया 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री = 4 आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, ये मेरा LHS था। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, ए मतलब 1 + 2 है, तो ए मतलब 1 + 2 है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, बी का मतलब 2 + 3 है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। और मैं ए का कॉम्प्लीमेंट्री और बी के कॉम्प्लीमेंट्री का जब इंटरसेक्शन करता हूं, ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री करता हूं, तो 3 + 4 1 + 4 में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन 4 है। तो इस केस में भी 4 आया, इस केस में भी 4 आया, यानी कि RHS भी 4 है मेरा और LHS भी 4 है, = LHS। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री = ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। मेरा सेकंड फॉर्मूला था ए कैप बी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर लेता हूं तो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मेरा सेकंड फॉर्मूला था ए कैप बी का कॉम्प्लीमेंट्री = ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। ए कैप बी क्या है, 2 है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम देखेंगे, ए कैप बी का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम देखेंगे तो ए कैप बी मेरा 2 बनता है, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री मेरा हो गया 1 + 3 + 4 हो गया। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, ए का मतलब 1 + 2 है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 4 + 3, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 4 + 3, बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बी का मतलब 2 + 3 है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। और इन दोनों का जब मैं यूनियन निकालता हूं, ए यूनियन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो बेसिकली 1 + 3 + 4, 4 दोनों जगह आ गया, 4 को मैं एक बार इस्तेमाल करूंगा, 1 + 3 + 1 + 3 + 4, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ए कैप बी का कॉम्प्लीमेंट्री। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डी-बोर्गस लॉ में, ए - बी यूनियन सी = ए - बी इंटरसेक्शन ए - सी। ध्यान रखना, ए का बी के साथ माइनस, फिर ए का सी के साथ माइनस, और दोनों का यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। मैं इस पूरे सेट को ए बी सी बोलता हूं, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं अलग अलग नंबर से, मैं सिंबलाइज कर देता हूं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये 1 वो वाला पार्ट है ए का जो किसी से भी कॉमन नहीं है, यानी कि अनडिवाइडेड पार्ट है। ठीक है, जो ये कॉमन वाला पार्ट है, इसमें भी ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं 4 रख देता हूं, इसको 5 रख देता हूं, इसको 6 रख देता हूं, इसको 7 रख देता हूं, और यूनिवर्सल सेट में ए बी सी के बाद जो बच गया उसको मैं 8 डिनोट करता हूं। तो ए - बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी पहले क्या है, बी यूनियन सी का मतलब है 2 4 7 5 6 3, 2 4 7 5 6 3। ए में क्या है, ए में 1 6 4 7 है, 1 6 4 7,
और मैं इसको अगर माइनस कर देता हूँ तो बेसिकली जो बी यूनियन सी में जो डाटा ए में ऑलरेडी नहीं है उनको तो पहले ही हटा सकते हैं हम लोग। क्या क्या नहीं है, मेरा 2 नहीं है, हटा दो, 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, मेरा 476 इसमें है, तो 476 इसमें भी है, 476 इसमें भी है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली ए माइनस बी यूनियन सी हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर्स में अगर आप देखोगे ए माइनस बी यूनियन सी लिखा है, बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी ये वाला पार्ट है, ये मेरा बी यूनियन सी है, और ए में से बी यूनियन सी माइनस करेंगे तो बेसिकली मेरा ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, मैं अगर अलग से फिगर बनाऊं तो ये वाला पार्ट बचा समझने के लिए, और ये पार्ट क्या है, बेसिकली 1 जो हमने सिंबलाइज किया था। अब हम आते हैं ए माइनस बी में, ए माइनस बी करेंगे तो 1 + 6 बचेगा। मैं ये हैचेस हटा देता हूं, ए माइनस बी करूंगा तो 1476 बचेगा। ए माइनस बी का मतलब 1476। इंटरसेक्शन ए माइनस सी का मतलब ए में से सी माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, सॉरी 1 + 6 बचेगा, सॉरी ए माइनस बी करेंगे तो 1 और 6 बचेगा, 1 और 6 बचेगा। इंटरसेक्शन ए माइनस सी करेंगे तो बेसिकली 1 और 4 बचेगा, 1 और 4 बचेगा, और इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो कॉमन क्या है, 1 है कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इधर भी आ गया मेरा, आरएचएस में भी, एलएचएस में भी 1 है, तो ये दोनों फॉर्मूला मेरा प्रूव हो जाता है, ये फॉर्मूला मेरा प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का थर्ड लॉ था, ये डी मॉर्गन्स लॉ में ये थर्ड इक्वेशन था। फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं पर मैं उसको प्रूव नहीं करूंगा, आप उसको एनालाइज करो अपने लेवल पे बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे डी मॉर्गन्स लॉ के जो भी मेरे फॉर्मूले हैं कैसे प्रूव होते हैं। फोर्थ फॉर्मूला में क्या था, ए माइनस, हम थर्ड फॉर्मूले में बी यूनियन सी किए थे, यहां पे इंटरसेक्शन सी कर देंगे। तो इस केस में क्या होता है, ए माइनस बी एक जगह कर लेते हैं, ए माइनस सी एक जगह कर लेते हैं, और यहां पे इंटरसेक्शन था, यहां पे हम यूनियन लगा देंगे, तो ये मेरा ए माइनस बी कैप सी हो गया। इसको हम डी मॉर्गन्स फोर्थ लॉ बोलते हैं, और आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये मेरे कुछ लॉज हो गए सेट थ्योरी से रिलेटेड, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको ये सारे लॉज फिंगर टिप पे आते जाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए बी सी आर 3 सेट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अगर जिसने डी मॉर्गन्स लॉ नहीं पढ़ा है वो तो इसको पहले वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, ए माइनस बी यूनियन सी मीन्स ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, लेकिन ये गलत आंसर है। मैंने पहले ही बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ में जहां पे भी अंदर ब्रैकेट में यूनियन होता है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद वो मेरा इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखें, ए माइनस बी यूनियन सी को हम क्या ए माइनस बी को एक ब्रैकेट में लेके यूनियन सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, ये नहीं लिख सकते। ए माइनस बी यूनियन सी को क्या ए माइनस बी को ब्रैकेट में लेके कैप सिर्फ सी लिख सकते हैं, ये भी नहीं लिख सकते। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ए माइनस बी यूनियन सी में क्या होता है कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए का पहले बी के साथ कॉम्बो बनाते हैं, फिर ए का सी के साथ कॉम्बो बनाते हैं, सेम सिंबल के साथ, माइनस सिंबल के साथ, और यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं। तो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए इज x is element of A such that x is multiple of 3, and here another set B is defined as x is element of B such that x is multiple of 5। तो हमको क्या निकालना है, a माइनस बी, a माइनस बी की सेट की वैल्यू निकालनी है, a और b के फॉर्म में ही निकालनी है। तो बेसिकली a को अगर मैं बोलूँ 3 के मल्टीपल्स, मतलब a इज बेसिकली 3, लिस्टिंग मेथड में अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15,
18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और b को अगर हम करते हैं तो b मेरा 5 का मल्टीपल है, मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो मुझे बेसिकली a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी क्या होगा, मैं सेट के फॉर्म में देखता हूँ, मुझे शायद लिस्टिंग मेथड को यूज़ करने की जरूरत भी नहीं थी, बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। लेकिन अगर मैं सेट के फॉर्म में देखूँ, a और b में ओवरलैप है 15, ऐसे ही आगे 30 आएगा, 3 के मल्टीपल में भी 30 आएगा, तो मेरा a और b में थोड़ा सा ओवरलैप है। मुझे निकालना है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब मेरा ये पार्ट हुआ, मीन्स मुझे b को पूरी तरह से निकाल देना है। तो मैं अगर b का कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो ये मेरा सारा का सारा सेट आ गया b के कॉम्प्लीमेंट्री में, जिसमें मेरा a भी इंक्लूडेड है, a का वो वाला पार्ट इंक्लूडेड है जो मेरा b में नहीं है। तो मैं b के कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो b के कॉम्प्लीमेंट्री को हम b डैश से जैसे दिखा रहे थे, b के ऊपर बार से भी दिखा सकते हैं, बार b को भी b का कॉम्प्लीमेंट्री ही बोलते हैं, ठीक है। तो b का कॉम्प्लीमेंट्री मेरा b बार हो गया, और a से अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं, यानी कि a से इंटरसेक्शन कर दूं, a और b बार में मैं कॉमन वैल्यू देखूं, तो मेरा बेसिकली ये वाला पोर्शन आ जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा a माइनस बी। तो दिस इज द आंसर, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। सेट थ्योरी में कोई भी फॉर्मूला मेमोराइज करने जैसा नहीं होता। अगर आप एनालाइज करोगे, या फिर आप इवन डी मॉर्गन्स लॉ की बात करें, डी मॉर्गन्स लॉ को आप जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे और फिर से आप सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, तो जब आप एनालाइज करोगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसे हो जाएगा कि कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आप एनालाइज कर सकते हो। तो फॉर्मूला ऐसे है भी नहीं जिनको आप मेमोराइज करो, कुछ ट्रिक से आप थोड़ा बहुत मेमोराइज कर भी सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी शार्प इनफ टू एनालाइज द डेटा ऑन द स्पॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आप ये सारा फॉर्मूला आप वहाँ पे खुद से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। तो तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए यूनियन बी में आते हैं, ए और बी का जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, डिसजॉइंट सेट हो सकता है, इंटरसेक्शन सेट हो सकता है, या फिर पूरी तरह से ए बी के अंदर या बी के अंदर ए हो सकता है। तो मैं ए यूनियन बी को अगर मैं मिनिमाइज करना चाहूं तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया इस केस में ए यूनियन बी का मतलब ये टोटल हो गया, और इस केस में चूंकि ए में एलिमेंट्स कम है तो ये मेरा छोटा वाला ए होगा, ये बी होगा, तो मेरा सिर्फ ए का एरिया आया। तो इसमें मैं देखूं तो एक एरिया में थोड़ा सा एरिया ऐड हो रहा है, इसमें एक एरिया में पूरा बी का एरिया ऐड हो रहा है। यहां पे अगर देखें तो मेरा सिर्फ ए का एरिया हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो मेरा एरिया वाइज अगर देखें तो मिनिमम कब होगा, इस केस में होगा जब मेरा ए इज बेसिकली सबसेट ऑफ बी। तो इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी शैल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया। ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट्स कब होंगे भाई, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये है, इस केस में ये है, इस केस में क्या है, नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए का पूरा एरिया आ गया, ए का थोड़ा सा एरिया आ गया, इसमें कोई एरिया ही नहीं आया। तो मिनिमम कब होगा, जब मेरा ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होंगे। तो इन दैट केस ए कैप बी मेरा क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि ये मेरा नल सेट हो जाएगा। बी माइनस ए में मिनिमम कब होगा, बी माइनस ए में तब मिनिमम होगा जब बी में से ए मैक्स टू मैक्स मेरा माइनस हो जाए, यानी कि ए के ज़्यादा एलिमेंट बी में कॉमन हो। और इन दैट केस क्या हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा ए पूरी तरह से बी का सबसेट ही हो। तो इन दैट केस बी माइनस ए मेरा क्या होगा, बी माइनस ए में मेरे मिनिमम जो आएंगे वो 3 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये 6 थे, ये 3 थे। अगर 3 पूरी तरह से 6 में 3 इज कम्प्लीटली सबसेट ऑफ 6, तो मेरा बी माइनस ए में ओनली 3 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये मेरा केस होगा व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो
इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो सेट थियरी के। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेट थियरी में बेसिकली 3 सेट में एक जो मेरा क्वेश्चन आता है जिसमें मेरे तीनों सेट में ओवरलैपिंग होती है। हम लोग एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सेट की पूरी एनालिसिस समझ में आएगी कि मैं डेटा को कैसे एनालाइज करता हूँ। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे, उसके नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग रिलेशंस पे आएंगे। टोटल 3 वीडियोस में हम सेट थ्योरी को फिनिश करेंगे और प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करो, फॉलो करो, पेज को फॉलो करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट में दिखाई पड़े। थैंक यू।